नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पर इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद। और आपको आज मैं अपने पॉडकास्ट पे लाई हूं हर एक उस पहलू के बारे में बात करने के लिए शिवराज जी, जो आपकी अभी तक आपकी जर्नी का हिस्सा रही है। तो मैं शुरुआत करूंगी, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, आपके बचपन से, जैतपुर से, उस दौर से। स्कूल में ही आंदोलनकारी बन गए थे, सुना मैंने। बताइए क्या था वो किस्सा सर। जब मैं 7वीं में पढ़ता था तब गांव में जो खेतीहर मजदूर थे उनको मजदूरी नाप के मिलती थी, पैसे नहीं मिलते थे, अनाज मिलता था जी। और वो भी एक बर्तन में नाप के, उसको पाई बोलते थे, 2.5 पाई, 2 और उसके बाद आधी। लेकिन वो काफ़ी कम थी क्योंकि सवेरे से लेके देर रात तक मजदूर काम करते थे और उसके बदले में 2.5 पाई। तो मेरी अंतरात्मा को गवारा नहीं हुआ, मैंने मजदूर इकट्ठे किए। छोटा था, कुछ इकट्ठे हुए, कुछ इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मजदूरी बहुत कम है और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कर सकते हैं हम। भड़काया लेकिन आपने। अपन आंदोलन करेंगे। और आंदोलन वो जानते नहीं थे, आंदोलन कैसे। तो मैंने कहा चलो जुलूस निकालेंगे गाँव में ही। तो हमने, उस समय बिजली नहीं थी गाँव में। अच्छा। पेट्रोमैक्स हुआ करते थे। हाँ। पेट्रोमैक्स जलाया, एक मजदूर ने सिर पे रखा और मैं आगे आगे और 20-25 मजदूर पीछे। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जब ये जुलूस हमारा हमारे घर के पास पहुंचा तो हमारे चाचा जी लाठी लेके निकले और मजदूरों से कहा कि आओ मैं देता हूं तुम्हें मजदूरी। और मुझे पकड़ के अंदर लेके मेरी धुनाई की और कहा तू मजदूरों को भड़का रहा है। और फिर मुझे भोपाल पढ़ने भेज दिया गया। मेरा पहला आंदोलन फेल हो गया। आपके जैतपुर के लोग बताते हैं सर हमें कि ये इंसिडेंट के बाद आपकी पिटाई विटाई हुई, आपको बाहर कर दिया, तो आप इधर उधर कभी इस दोस्त के साथ, कभी उस दोस्त के साथ रहते थे। वो खाना चुरा कर आपके लिए लेकर आते थे। ऐसे निकला क्या एक सर? ऐसा तो नहीं था क्योंकि मैं भोपाल पढ़ने भेजा तो मित्रों के साथ रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। परिवार ने भी पढ़ाने में मुझे चिंता की, लेकिन मैं भोपाल में फिर एक्टिव था। जाते मैं मॉनिटर बन गया क्लास में। फिर मैं 11th में मेरे स्कूल का प्रेसिडेंट बन गया। और प्रेसिडेंट बनते ही हमने ABVP का काम शुरू किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और JP मूवमेंट में शामिल हो गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा, गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ देश में चल रहा था। तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में हम लोग सम्मिलित हो गए। और फिर उसी समय चुनाव हुए दो। एक चुनाव में स्वर्गीय शरद यादव लड़े थे जबलपुर से, और एक चुनाव में स्वर्गीय बाबूलाल गौर लड़े थे भोपाल से। वो JP के उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। उन चुनाव में हम भिड़ गए। इंदिरा जी जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही है, इसलिए उसका विरोध, इमरजेंसी का विरोध किया। तो ऐसे बचपन से ही मन में लगन थी कि गलत चीज़ हो तो उसका विरोध करें और कुछ अच्छा काम करें। सर एक बात बताइए, ये जिस दौर में आपका चयन हुआ CM के, जैसे बड़ा उथल पुथल का दौर था, दिग्विजय जी की सरकार थी, उसके बाद उमा भारती जी आए, फिर बाबूलाल गौर जी आए। उस समय के बीच में अचानक से यह नाम आता है शिवराज सिंह चौहान। क्या ये एक्सपेक्टेशंस उस वक्त थी आपकी कि एक दिन CM बनूंगा, इतना जल्दी इस तरीके से नाम आएगा? और अचानक से, मतलब ये कोई बैकग्राउंड नहीं थी, इतना सब क्योस हो रहा था और फिर शिवराज सिंह चौहान जी बन जाते हैं CM? मैं जहाँ पैदा हुआ बुधनी, वो कांग्रेस का गढ़ था। वहाँ कभी BJP जीतती नहीं थी, बल्कि लोकसभा चुनाव भी एक असेंबली के कारण हार जाती थी। तो मन में यह भाव पैदा हुआ कि इसको तो मजबूत करता हो तो तू कार्य करता है, नहीं अपने घर में ही कुछ नहीं है, पार्टी हार रही तो तुम काय के कार्य करता। तो फिर मैंने वहाँ आंदोलन शुरू किए, पदयात्राएं शुरू की, कई तरह की एक्टिविटीज़ शुरू की। और आंदोलन भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए। तो उससे पॉपुलर में ऐसा हो गया कि पार्टी ने फिर 90 में कहा कि तुम विधानसभा का चुनाव लड़ो। तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे चुनाव लड़वा दिया गया। तो मैं विधायक बन गया। अब विधायक बन के 1.25 साल भी नहीं हुआ और फिर मुझे कहा कि MP का चुनाव लड़ो, क्योंकि माननीय अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने 2 सीटों से 91 में चुनाव लड़ा था, विदिशा और लखनऊ। तो दोनों जीते। अब एक खाली करनी थी तो विदिशा खाली की। उस समय चुनौती थी क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था और 40 में से हम केवल 12 सीट जीते थे, 28 कांग्रेस जीती थी उस समय। तो पार्टी को लगता था कि ये सीट जीतनी चाहिए। तो फिर मुझे बुला के ठाकरे जी ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं तो अभी 1.25 साल विधायक बने हुआ है, इतनी जल्दी मुझे क्यों चुनाव लड़वाते हैं। तो उनने आदेश दिया डांट के कि नखरे मत करो, तुमको चुनाव लड़ना है। तो उनका आदेश मान के मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो 1.25 साल बाद मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। और उसके बाद में
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मुझे संगठन का ही काम दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री रहा, उसके पहले युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करते, यहाँ राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य, फिर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया और बाद में मुझे कहा कि अब तुम मुख्यमंत्री बनो। तो पार्टी ने जो तय कर दिया वो काम मैं करता रहा। तो शिवराज जी, एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आप बैठे तो कोई 20 साल तक आपको हिला नहीं सका। लोगों ने कहा कि ये एकदम सही फेविकॉल का जोड़ है, इनको हटा नहीं सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो सिचुएशन ऐसी होती है सर कि एक बार बनना आसान होता है पर बने रहना मुश्किल होता है। ये शिवराज जी ने 20 साल तक कैसे मैनेज किया? देखिए, मैं तो जब मुख्यमंत्री बना तो मैं कभी मंत्री भी नहीं रहा था, सीधे मुख्यमंत्री। लोग यही कहते थे कि प्रशासनिक अनुभव नहीं है, ये नहीं चलेगा, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कितने महीने चलेगा। और जब चला तब भी लोग सोचते थे कि अब तो अगला विधानसभा चुनाव मुश्किल है, जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कुछ। मैं जैसे एमएलए एमपी के रूप में या संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, वैसे ही सहज रूप से मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने आप को जनता का सेवक माना और मैंने कहा मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इसी भाव से लगातार जनता की सेवा में नित नई योजनाएं बनाते हुए प्रदेश का विकास करते हुए हम आगे बढ़ते गए और फिर से सरकार बनती चली गई। पर सर देखिए, ऐसा है, आप कह रहे हैं कि काम करते रहे, काम तो हर मुख्यमंत्री करता है सर, लेकिन इसके अलावा बहुत और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे अपनी कुर्सी को ठीक रखने के लिए भी नेता करते हैं, जो हम लोगों ने देखा। अपने विरोधियों को पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर भी किनारे लगाना, आपकी सेंट्रल लीडरशिप के सामने अपनी बातों को मजबूती से रखना, आपके प्रदेश संगठन में भी अपनी धाक बनाए रखना, और आरएसएस तो है ही जिससे आपके इक्वेशंस हमेशा ही अच्छे रहने चाहिए। ये सारे काम करने पड़े थे शिवराज जी को? मैं केवल अपना काम करता रहा, पार्टी का सदैव आशीर्वाद मिला, जरूरत पड़ती थी तो मैं मार्गदर्शन लेता था, मुझे गाइडेंस मिलती थी और आगे बढ़ता जाता था। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चाहे अटल अडवाणी जी का दौर हो या मोदी शाह जी का दौर हो, शिवराज जी सब में डटे रहे। तो लोग पूछते हैं राज क्या है? देखिए, ये अद्भुत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारा सौभाग्य है कि हमको लीडर भी अद्भुत मिले। अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी, जिनने भारतीय जनसंघ से आगे बढ़ाते बढ़ाते भारतीय जनता पार्टी, और फिर पहली बार जब लोग कभी कहते थे कि कभी बीजेपी सरकार बना ही नहीं सकती, ये केवल सपना है, सपना रह जाएगा, लेकिन बीजेपी ने सरकार बनाई, अटल जी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद आज आप देखिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन है सचमुच में जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए और पार्टी को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, दिन और रात काम करता है, और मन में केवल एक ही संकल्प रहता है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, जनता का कल्याण कैसे करें। अब विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, ये अद्भुत संकल्प है 2047 तक, केवल आज की नहीं, आने वाले 50 साल बाद की भी सोचते हैं। तो ये पार्टी का और देश का सौभाग्य है कि ऐसी लीडरशिप हमें मिली है। सर ऐसा है कि आपकी जर्नी भी काफ़ी लंबी रही है। 1972 में आपने शुरू किया, आपके आंदोलनकारी चीज़ें तो 1972 से शुरू हो गई थी। 75 में इमरजेंसी में आप जेल भी गए सर। उसके बाद आप एबीवीपी ज्वाइन किए, एबीवीपी के हर पद पे लगभग आपने काम किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे, 4 बार के 4 टर्म के सीएम रहे और अब केंद्रीय मंत्री हैं। तो शिवराज जी, आगे का क्या प्लान है? पार्टी के अध्यक्ष बनने का प्लान है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने का प्लान है क्या? मैं बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूँ और हमें ये सिखाया गया कि अपने बारे में विचार नहीं, पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद हम। आज अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी तरफ पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो काम दिया है किसान कल्याण का, कृषि का और ग्रामीण विकास का, अब मेरे रोम रोम में किसान रमे हैं, हर सांस में खेती बसी है,
मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन और रात मेरी चिंता यही रहती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम मुझे सौंपा है उसको और अच्छे तरीके से कैसे करूँ, उसको और बेहतर तरीके से कैसे करूँ। अब एक तरफ किसान की आमदनी बढ़ानी है, लागत घटानी है, ठीक मूल्य मिल जाए इसकी चिंता करना है, कृषि का विविधीकरण करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित रखना है ताकि धरती ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि उन पीढ़ियों के लिए खाद्यान्न पैदा ना कर सके। तो दिन और रात मैं एक ही चीज़ देखता हूं, एक ही चीज़ कि हम किसानों के कल्याण के लिए, और फिर दूसरा काम ग्रामीण विकास का। कृषि और ग्रामीण विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांव में कनेक्टिविटी, गांव में शुद्ध पीने का पानी, गांव में गरीबी दूर करना। अपनी दीदी लखपति दीदी कैसे बने सारी बहनें, उनकी आंखों में आंसू ना हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो हाथ ना फैलाएं, वो खुद लखपति बने और अब तो महालखपति मिलेनियम दीदी की बात हम सोच रहे हैं। तो दिन और रात मेरे दिमाग में यही चीज़ चलती है कि इसके लिए मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो दिन रात मैं उसी काम में लगा रहता हूँ, बाकी सोचना मेरा काम ही नहीं है। मैं यहाँ रम गया हूँ और इस काम में दिन और रात भिड़ा हूँ। इसके अलावा ना मैं दाएं देखता ना मैं बाएं देखता। मैंने जो इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा था वो बस इतना ही है सर कि 1 साल हो गए हैं और 1 साल में चयन नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का। और जितनी बातें चलती हैं ना मीडिया में और बाहर इधर उधर आपकी पार्टी अंदर बाहर, उसमें कहते हैं कि रेस में शिवराज जी सबसे आगे, इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, मैं कभी किसी इस तरह की सोच में रहा ही नहीं। हम लोग ऐसे कार्यकर्ता है जिनके लिए ज़िंदगी है एक मिशन। भारतीय जनता पार्टी माध्यम है अपने देश की सेवा करने का और जनता की सेवा करने का। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का विजन देश के लिए वरदान है और उस विजन के अनुरूप काम करना अपने मानव जीवन की सार्थकता मैं मानता हूँ। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, तो पूजा मान के इस काम में लगा हूँ मैं, और कुछ सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप निकले मध्य प्रदेश है तो बहनों में बहुत पीड़ा थी सर, वहाँ की बहनें बहुत दुखी थी। कैसे समझाया आपने उन बहनों को? अभी भी जाते हैं आप वापस, क्या कहते हैं? देखिए, अभी तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। मुझे जो काम दिया है उसमें बहनों का काम भी शामिल है। लखपति दीदी योजना वाला ग्रामीण विकास विभाग भी मेरे पास है और इसलिए हम अपनी बहनों की सेवा में लगे हैं। अब देश भर में काम करने का मौका मिल रहा है। आप इतनी योजनाएं चलाए सर, अभी मोहन यादव जी उसे आगे ले जा रहे हैं, आप काफ़ी समय व्यतीत करते हैं मध्य प्रदेश में। कैसे आंकते हैं उनके काम को? 1 to 10 के स्केल पे कितना नंबर देंगे? नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सलेंट काम कर रहे हैं और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। देखो, हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि जो ये कहें कि मैं अच्छा काम करता था दूसरा खराब काम करता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे आंक रहे हैं? मेरे मन में केवल यही भाव है कि मेरे बाद मोहन यादव आए हैं, वो मुझसे अच्छा परफॉर्म करके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश को और बहुत आगे ले जाएं और वो भरसक हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। वो एक सफल मुख्यमंत्री हैं जो देश को प्रगति और विकास के पथ पर मुझसे ज़्यादा तेजी से ले जा रहे हैं। कोई नंबर देना चाहेंगे उन्हें 1 से 10 के बीच में? नहीं, मैं तो मानता हूँ वो नंबर 1 ही मुख्यमंत्री हैं। वो बहुत अच्छा काम, मुझसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। सर एक बात बताइए, विपक्ष, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। विपक्ष जो हमारे देश में अब कई तरीके की बातें कर रहा है। आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, वो उठ के कहते हैं कि भाई कितने रफेल गिरे हैं, ज़रा हमें बताइए, हमें बताते क्यों नहीं है कि क्या नुकसान हुआ है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करती है, कहती है प्रधानमंत्री तो ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिकली भुनाने में लगे हुए हैं। ये तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, आप मुझे बताइए सर, आप सरकार में हैं, आपको लगता है कि इस तरीके का पॉलिटिसाइजेशन जो राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, क्या इससे हमें, हमारे देश को नुकसान नहीं पहुँच रहा है और हमारे इंटरनेशनल इमेज को? मैं बहुत व्यथित मन से कह रहा हूँ, जब देश संकट में होता है तो कोई राजनीतिक दल नहीं होता, केवल देश होता है। आप याद कीजिए उस दौर को जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और भारत पाक युद्ध हुआ था, तब अटल जी के शब्द क्या थे इंदिरा जी के लिए? पूरा देश साथ खड़ा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, हम पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? हमारे कुछ लोग, कांग्रेस के मित्र, आप हमारे कितने विमान गिरे, इसमें आपकी रुचि है? ये भाव क्या दर्शाता है? देश का कुछ भी हो जाए बस मोदी जी को गलत सिद्ध कर दें। क्या मोदी विरोध में इतने पागल हो जाओगे कि देश का नुकसान करोगे, पाकिस्तान की भाषा बोलोगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे सारे सर देश ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था
जिसने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया है। शिवराज जी, अच्छा, ये क्योंकि मोदी विरोध और मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे एक बस सवाल याद आया। सर, कहाँ पहली मुलाकात हुई थी मोदी जी के साथ? एक आत्म यात्रा में 1991, जहाँ श्रीनगर में आप लोग जा रहे थे लाल चौक में झंडा फहराने, वो ये सही है हाँ, क्या? मोदी जी से पहली बार भेंट, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे वे, और मैं युवा मोर्चे का काम देखता था और मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। तब तक मेरा कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश तक सीमित था, लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, और उन्होंने एकता यात्रा प्रारंभ की थी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक, और उस यात्रा को पूरी तरह से देखने का काम मोदी जी के जिम्मे था। और उस समय भेंट भी हुई और गहरा संबंध भी आया, और तब मोदी जी महासचिव के नाते एकता यात्रा और कैसे सफल हो, उस समय उनके जो आइडियाज होते थे वो चमत्कृत कर देते थे लोगों को जोड़ने के। तो उस दौरान मोदी जी से परिचय आया, और फिर चूंकि मैं भी संगठन का काम करता रहा, बाद में मोदी जी प्रभारी बने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए, तो उस समय उनसे गहरा संबंध आया, निकट से काम करने का उस समय मुझे अवसर मिला, और तब से अब तक लगभग उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। सर, आप कृषि मंत्री हैं, अब मुझे ज़रा ये कुछ बातें बताइए एज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, खरीफ और रबी दोनों फसलों की बुआई से पहले आपने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत, ये तो 29 मई से शुरू हुआ अभियान, 12 जून तक चलेगा ये अभियान। आप बहुत लोग को मिल रहे हैं, सीएम सबसे बातें कर रहे हैं, स्टेट्स के सीएम से, आप एमएलए एमएलसी से मिल रहे हैं। ये अभियान का उद्देश्य थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे किसानों के लिए सवाल। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान ये जरूरी है। और विकसित खेती के लिए जरूरी उत्पादन बढ़े, फसलों का उत्पादन की लागत घटे, किसानों की आय बढ़े। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आय को बढ़ाना, और वो लगातार प्रयत्न इसके लिए कर रहे हैं। तो हम लगातार खेती के क्षेत्र में, आज ही अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अर्थव्यवस्था की इस साल की चौथी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 7.5% के आसपास हमारी कुल ग्रोथ रेट रही है। उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी 5.4% के आसपास है। बहुत अच्छा प्रदर्शन खेती ने किया। आज भी कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, लेकिन हम और संभावना है, उत्पादन हमको और बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए कई नई टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट खोज रहे हैं, नई बीज, नई फसलों के कई नई किस्में विकसित कर रहे हैं। एक तरफ तो वैज्ञानिक हमारे लैब में शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, खेतों में किसान बैठ के खेती कर रहा है, लेकिन मैंने देखा कि गैप है। ये लैब टू लैंड, इसको जोड़ना जरूरी है। रिसर्च हो रही है लैब में और खेती हो रही है खेत में, तो कई बार रियल टाइम में जो लाभ रिसर्च का किसान को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। और इसलिए मन में यह भाव आया कि एक ऐसा कार्यक्रम जो वैज्ञानिक और किसान को साथ बैठाए, आपस में संवाद हो, तो इसका कृषि की आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने में इससे बहुत लाभ मिलेगा। सर, जल्दी से सिंधु जल समझौता के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए, 1960 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अभी अबेंस में डाला, एक तरीके से ये रुक गया है। किसानों के लिए ये आप क्या असर देखते हैं इसका किसानों पर? ऐसा अन्यायपूर्ण समझौता मैंने कभी नहीं देखा। हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चिनाव हमारे देश से होकर निकल के जाती है, और 80% पानी आपने पाकिस्तान को दे दिया। और केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 83 करोड़ रुपए भी दे दिए कि आप बनाओ, आप क्या नहरें हो, ले जाओ पानी। ये कैसा समझौता है? भारत को इस समझौते से क्या मिला? इस समझौते के कारण हमारा पानी चला गया, हमारा पैसा चला गया। तब जब ये समझौता हो रहा था, पार्लियामेंट की डिबेट देखिएगा 1960 की, कांग्रेस के सांसदों ने भी विरोध किया कि अन्यायपूर्ण है, मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन एक कैसी पाक परस्ती है। स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं, पैसा भी गया, पानी भी गया, कहाँ शांति आई? उस समय विरोध किया गया था कि ये देश के हित में नहीं है, लेकिन जिद करके किया। अपनी
छवि बनाने के लिए हम तो सब दे देंगे। हमारा पंजाब कितना पानी नीचे चला गया, हमारे हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में कल मैं था, वहाँ के किसान कह रहे थे पानी रणवीर नहर के लिए हमें चाहिए। हिमाचल, लद्दाख, वहाँ पानी की ज़रूरत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने संधि को स्थगित कर दिया। अब ये भारत का पानी है, भारत का, और ये पानी हमारे किसान के खेतों में जाएगा, उनके सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और फसलें लहलहाएगी। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, कितना नुकसान हुआ इतने वर्षों में, हमारा कितना पानी हमारा चला गया। अगर ये सिंचाई के लिए काम आता तो इन 4 राज्यों के 5 राज्यों के किसानों की तकदीर बदल देता है। सर, पाकिस्तान कह रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान कह रहा है, भारत से गुहार लगा रहा है कि इस संधि को जो आपने रोका है इस पर पुनर्विचार कीजिए। क्या लगता है आपको? तुम खून बहाओ और हम पानी दें। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इस पे रिकंसिडरेशन होगा क्या? हमारा पानी हमारे किसानों के काम आए, ये स्टैंड है। सवाल एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है सर, जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से खेतों में ज़्यादा दिखते हैं किसानों के साथ, और दिल्ली में आप कम दिखते हैं, मगर इसका असर कैबिनेट में हमें देखने को मिला है। निर्णय के बाद निर्णय जो है वो किसानों के हित में आ रहे हैं शिवराज जी। तो ये कैसे मैनेज, मतलब आपके जब से आप आए हैं तब से लग रहा है जैसे कि किसानों के लिए और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश मिल गया है। जैसा मैंने कहा कि मेरी हर सांस में खेती और किसानी बसी है। प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है तो इसको प्रामाणिकता के साथ दिन रात जुट के करना है, और यही तो देश के लिए जीना है। तो हम देश के लिए जी रहे हैं। तो और एक बस छोटी सी बात, पिछले 4 साल से मुझे बताया गया कि हर रोज एक पेड़ लगाते हैं आप भोपाल में भी कुछ हिल्स से एकदम हरी भरी कर दिए हैं। 4 साल से ज्यादा हो गए। देखिए, हाँ, पर्यावरण भी अगर बचाना है तो भाषण से काम नहीं चलेगा, आपको भी खुद कुछ करना पड़ेगा। तो मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। आज भी आपके साथ पेड़ लगाते हुए मैं हरियाणा जाने वाला हूँ। अच्छा, आप अभी पेड़ लगाएंगे? 4.25 साल हो गए। हाँ। एक दिन भी, कोविड भी मुझे हुआ था तो उस समय मैंने कहा था गड्ढा खुद के पेड़ रख जाना, पेड़ जरूर लगाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जब आप जिंदगी में ऐसा कोई व्रत लेते हैं तो उसका लाभ देश को मिलता है। पर्यावरण बचाने के लिए मध्य प्रदेश में तो ये आंदोलन बन गया। मैंने आह्वान किया कि शादी की वर्षगांठ पे पेड़ लगाओ, जन्मदिन पे लगाओ, बच्चों के जन्मदिन पे लगाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति में लगाओ। तो भोपाल में मेरे साथ कई लोग पेड़ लगाते थे, अभी भी कभी जाता हूँ तो लगाते हैं। और पेड़ लगाने का सिलसिला मैं कहीं भी रहूँ, देश में, दुनिया में। तो आज किसके नाम का पेड़ लग रहा है सर? अब तो आज एक पेड़